जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। आज इस विषय पे बात करूंगा क्योंकि मैं काफी दिनों से, पिछले 10-15 दिनों से हरियाणा के अंदर जो राजनीतिक गतिविधि चल रही है उस पर ध्यान रख रहा हूं। बहुत सारे प्रवक्ताओं से मैंने बात की, पार्टियों के नेताओं से बात की, और जो जमीन पे घूमने वाले और इस चीज का अंदाजा लगाने वाले कि राजनीतिक हवा किधर बह रही है, उन लोगों से मुलाकात करता रहा, उन लोगों से बातें करता रहा और अलग अलग समाज और अलग अलग समुदाय के लोगों से बात करने का मैंने प्रयास किया, क्योंकि मेरी यह जिज्ञासा थी, क्योंकि मैं हरियाणा में बैठा हूं, कि ये जो दो राज्यों के चुनाव अभी चुनाव आयोग ने डिक्लेयर किए हैं, हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के, और महाराष्ट्र के नहीं किए हैं, जबकि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव पिछली बार भी पहले भी एक साथ हो चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र में क्यों नहीं किए, उसका शायद ये कारण है कि वहां कुछ 1,500-1,600 रुपए कुछ कन्या बहन योजना पता नहीं क्या करके लड़कियों को देकर उन्हें फुसलाने का प्रयास हो रहा है, और जिससे कि वहां पे जिस प्रकार मध्य प्रदेश की बहनों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, वैसे ही महाराष्ट्र की जनता भी उन्हें वोट दे देगी। और ये काम शायद हरियाणा में वो नहीं कर पाए। यहाँ भी नायब सिंह सैनी साहब जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कुछ किसानों के लिए योजनाएं जरूर स्वीकृत की और उसकी घोषणा की, लेकिन फिर ये बहाना बनाया क्योंकि चुनाव आयोग की अधिसूचना आ गई, इसलिए हम इसको इम्प्लीमेंट बाद में करेंगे। मतलब ये है कि आपके सामने गाजर लटका दी, अब आप वेट कीजिए, अगर हम आए तो करेंगे, नहीं तो करेंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि ये योजना क्रियान्वित हो तो आप हमें वोट दीजिए। अब हरियाणा में जो कुछ फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स पे एक एक करके बात करते हैं। हरियाणा के पिछले चुनाव में जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो ये था कि कांग्रेस ने अपना नेता आखिरी समय तक घोषित नहीं किया था, क्योंकि कांग्रेस में भी, भारतीय जनता पार्टी में भी, हर पार्टी में जिसको भी सत्ता में आने का एक सपना होता है, उसके अंदर गुटबाजी होती है। ये भारतीय जनता पार्टी में भी है और ये कांग्रेस में भी है। और कांग्रेस में शैलजा जी का अपना अलग गुट है, उसमें सुरजेवाला जी हैं, पहले किरण चौधरी थी, किरण चौधरी चली गई तो शायद चौधरी वीरेंद्र सिंह आ गए, और एक हुड्डा जी का गुट है। और हुड्डा जी का गुट हरियाणा के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वास्तविकता में मजबूत गुट जो है, जहां 70% लोग जुड़े हुए हैं, वो हुड्डा जी का गुट है। लेकिन शैलजा जी भी कमजोर नहीं है, उनका भी अपना गुट है, और जो सुरजेवाला जी हैं उनका भी अपने क्षेत्र में प्रभाव है, वो भी अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं, तो बड़े मजबूत नेता हैं। हुड्डा जी ने रणनीतिक तौर पर चौधरी उदय भान को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाकर, जो दलित समुदाय से आते हैं, उन्होंने एक मैसेज देने का प्रयास किया, क्योंकि आज के तारीख में एक तो जाट कम्युनिटी ऐसी है जो कि किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के तैयार नहीं है। वो इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि जाटों को जब उनका आंदोलन हुआ था, किस प्रकार उनको बदनाम किया गया था, किस प्रकार उनको डिफेम किया गया था, और ये बताया गया था जैसे ये कम्युनिटी, और फिर एक जाट कम्युनिटी को 35 बिरादरियों से लड़ाने का जो प्रयास हुआ था, उसके अनुसार जाट तो आज के तारीख में 80-85% जो है वो कांग्रेस के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के पास सारे प्रयासों के बावजूद नहीं। और दूसरा जो समुदाय सबसे ज्यादा इस समय भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके संविधान पे खतरा है, उनके रिजर्वेशन पे खतरा है, और जिस प्रकार से रिजर्वेशन को खत्म किया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन करके, उनके सारी पोस्ट एक भावनात्मक मुद्दा है, जहां उन्हें लगता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के साथ खिलवाड़ करने का, और फिर लेटरल एंट्री के माध्यम से और दुनिया भर की चीजें जो आज के तारीख में समाज में हर वर्ग को और हर व्यक्ति को पता है, उसके माध्यम से उनके संवैधानिक अधिकार छीनने का प्रयास हो रहा है। और ये सबको लगता है, मुझे भी लगता है और हमको भी लगता है। इसलिए एक वर्ग वो है जो पूरी तरह से कटा हुआ है, बाकी एक अल्पसंख्यकों के बारे में तो बात ही करना निरर्थक है, उसके बारे में तो हर आदमी जानता है कि क्या स्थिति है। तो पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें जो कांग्रेस ने गलती की थी, उन्होंने ये मैसेजिंग नहीं की थी लास्ट मोमेंट तक कि हरियाणा की जो नेतृत्व है वो किसके पास होगा, और बिल्कुल चुनाव के ऐन पहले ये बताया गया था कि हुड्डा जी की कमान होगी और हुड्डा जी की बातें चलेंगी और कैंपेन वगैरह सब कुछ जो है हुड्डा जी देखेंगे। और क्योंकि अध्यक्ष
अब चौधरी उदय भान है तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हुड्डा जी का है, तो एक अलग प्रकार की स्थिति है। तो क्योंकि अच्छा, उस समय की अगर आप बात करें, 2019 की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी और हम भी जानते थे, सब जानते थे कि उस समय यह माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की लहर है और भारतीय जनता पार्टी को हराना असंभव है। और वो समय था, आप जानते ही हैं कि पार्लियामेंट और असेंबली और पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी की एक लहर चल रही थी, तो ये बिल्कुल मान के चल रहे थे कि कांग्रेस मुकाबला कर ही नहीं पाएगी। तो मानी बात है, आप जानते हैं 10-15% वोट ऐसे होते हैं कि जब देखते हैं कि कौन सत्ता में आने वाला है वो उसकी तरफ चले जाते हैं। और मानी बात है कि ये वोट जो है वो सारे के सारे शिफ्ट हो गए होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस लड़ाई में है ही नहीं, क्योंकि कोई नेतृत्व स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं था। लेकिन इस बार जो नियोजन हुआ है उसके हिसाब से हुड्डा जी को कमांडिंग पोजीशन दी गई है, चौधरी उदय भान अध्यक्ष हैं और दोनों मिलके क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जो हैं वो गांव-गांव जाके अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, शैलजा जी भी अपनी यात्रा निकाल रही हैं, वो अपने प्रभाव क्षेत्र में निकाल रही हैं, जिनके दोनों के प्रभाव क्षेत्र अलग अलग हैं, अपने अलग अलग क्षेत्र भी हैं, अपने अपने प्रभाव क्षेत्र भी हैं और सामाजिक नेतृत्व भी अलग अलग प्रकार का है। तो इस बार एक तो जो एक साइकोलॉजिकल डोमिनेशन की बात होती है, जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा हावी थी, आज के तारीख में हवा जो हरियाणा की है उसमें यह है कि कांग्रेस इज विनिंग। मैंने, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी बात करेंगे, बड़े बड़े वरिष्ठ लोगों से मैंने बात की है, तो वो ये तो कहते हैं कि मेरा नाम नहीं लिया जा सकता और हम तो बीजेपी के साथ रहेंगे, लेकिन वो ये मानते हैं कि 70% चांसेस हैं कांग्रेस के जीतने की और 30% चांस है बीजेपी की जीतने। तो एक कंसीड करते हैं कि इस समय जो लीड है वो कांग्रेस के साथ है। अच्छा, इसके बाद जो कांग्रेस का इंटरनल सर्वे है वो भी यही कहता है कि करीब करीब 60 सीटें कांग्रेस को मिलने की संभावना है और इसके अलावा करीब 22, 23, 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, जो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और यही भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे करता है। तो इंटरनल सर्वे बड़े बड़े नेताओं का, क्षेत्र में जमीन पे घूमने वाले लोगों का, कांग्रेस का इंटरनल सर्वे और भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे अगर सबको ये बताते हैं कि कांग्रेस को करीब 60 सीटें मिलेंगी और 22-23 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी, तो इसका मतलब ये एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है वो कांग्रेस के साथ। दूसरी बात यह है कि पिछले चुनाव में जो सबसे बड़ा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था वो जजपा ने पहुंचाया था, जननायक जनता पार्टी ने। इंडियन नेशनल लोकदल ने नहीं पहुंचाया था। इंडियन नेशनल लोकदल के तो चौधरी देवीलाल के जो पुत्र चौटाला साहब और चौटाला साहब के एक पुत्र केवल एकमात्र विधायक बने थे, लेकिन जजपा में क्योंकि दुष्यंत चौटाला यंग फेस की तरह सामने आए थे और लोगों को लगा था कि चौधरी देवीलाल की छवि है वही कदकाठी है, तो लोगों ने जजपा को वोट दिया था और जजपा को 10 सीटें मिल गई थी। और जजपा ने वास्तविकता में जो चुनाव लड़ा था उसमें यह नारा भी दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल हरा देंगे, परास्त कर देंगे और राजनीति से बाहर कर देंगे। और एक समय था भी जब इंडियन नेशनल लोकदल और चौधरी देवीलाल की तूती बोलती थी, भारतीय जनता पार्टी उनके कंधे पे बैठ के, उनके बेटे चौटाला साहब के कंधे पे बैठ के हरियाणा के अंदर प्रवेश किया था उन्होंने, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर बाला साहब ठाकरे के कंधे पे बैठ के किया था और बिहार के अंदर उन्होंने नीतीश कुमार के कंधे पे बैठ के किया था, पंजाब के अंदर उन्होंने अकाली दल के कंधे पे बैठ के किया था, वैसे ही यहां किया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने उनकी जमीन खत्म कर दी और खुद खड़े हो गए। तो चौटाला साहब ने जो कांग्रेस का कोर वोट बैंक था, जो रूरल वोट बैंक था और जो जाट वोट बैंक था, उसमें डिवीजन किया, वर्टिकल डिवीजन किया और उसके बावजूद कांग्रेस को 30 सीटें मिली और जजपा को 10 सीटें मिली और बीजेपी को 40 सीटें मिली। मतलब उस मनोभावना, जहां ये कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था कि ये कांग्रेस जीतेगी, वहां पे अगर 30 सीटें मिल गई कांग्रेस को और 40 सीटें मात्र बीजेपी को मिली और जजपा को 10 सीटें मिली, तो ये जो सीट जजपा को मिली थी और जो वोट जजपा को मिला था, जो सब्सटेंशियल वोट था, ये बेसिकली कांग्रेस का वोट था। इस चुनाव में स्थिति यह है कि जजपा जो है वो बुरी तरह से टूट गई है। उसके जितने दिग्गज विधायक हैं, अभी तक तो 10 में से 7 लोग उनको रिजाइन कर चुके हैं, जजपा छोड़ चुके हैं, कुछ कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं, कुछ बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं, कुछ पुराने विधायक जो थे उनके वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, कुछ बीजेपी की तरफ जा रहे हैं और जो बचे हैं 3-4 उसमें से भी एक खुद हैं और एक उनकी पत्नी हैं और एक आध 2 लोग और उनके साथ हैं। अब हो सकता है कि चुनाव के जब तक घोषणा हो और टिकट के बंटवारे हो
और उम्मीदवार की घोषणा हो, तब तक हो सकता है दुष्यंत चौटाला और उनकी पत्नी ही केवल अपनी पार्टी में एक विधायक रह जाएं जो निवृत्तमान विधायक हैं, और उसके अलावा सारे लोग कांग्रेस या क्योंकि इस समय जो डायरेक्ट फाइट है वो डायरेक्ट फाइट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। अच्छा, हरियाणा जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी ऐसी किसी स्थिति में नहीं जीत सकती जहां पे डायरेक्ट फाइट हो। अगर ट्रायंगुलर फाइट होगी और कांग्रेस के वोट जजपा या इंडियन नेशनल लोक दल या बीएसपी काटेगी, तब तो भारतीय जनता पार्टी की शायद कुछ चांस बनती है, लेकिन इस बार वो स्थिति ही नहीं है। हालांकि बीएसपी ने इंडियन नेशनल लोक दल से समझौता किया है, लेकिन आज के तारीख में अगर आप क्षेत्रीय स्तर पे बात करेंगे, गांव के स्तर पे बात करेंगे, शहरी स्तर पे बात करेंगे, तो लड़ाई हर आदमी मान रहा है कि हुड्डा जी की कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। अच्छा, एक और जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई थी कि खट्टर साहब की वास्तविकता में ईमानदार छवि तो थी, ये क्षेत्र में लोग कहते हैं ईमानदार छवि तो थी, थे नहीं थे पता नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि खट्टर साहब वाज टोटली ही कुड नॉट हैंडल द स्टेट। हमारे हरियाणा स्टेट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा हो गया था, लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो गया था कि ईमानदारी का कोई फायदा नहीं हुआ। ये हर सिस्टम कोलैप्स कर रहा था, सीवर लाइन बस्ट हो रही थी, पानी भर रहा था, पानी का निकासी नहीं थी, चाहे वो गुड़गांव हो चाहे वो फरीदाबाद हो। जरा सी बरसात में पूरी सड़क जो है डूब जाया करती थी, सीवर सड़कों पे बहा करते थे, गंदगी का माहौल था, पूरी तरह से गंदगी का माहौल पूरे हरियाणा के अंदर था। तो एक जो छवि थी, तो उसको ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह सैनी साहब को लेके आए। अच्छा, नायब सिंह सैनी साहब भी खट्टर साहब के व्यक्ति हैं और बहुत पुराने राजनीतिज्ञ नहीं है, यंग हैं, एक आध दो बार विधायक बने हैं और उसके बाद वो सीधे मुख्यमंत्री बन गए। अच्छा, एक चीज को भारतीय जनता पार्टी ने इग्नोर कर दिया, जो अब उनको महसूस हो रहा है कि शायद उन्होंने गलती कर दी। 2014 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने का केवल एक कारण था कि दक्षिण हरियाणा में जो अहिरवाल का स्टेट है, जो गुड़गांव और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स हैं और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट हैं, पिछली बार फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी बीजेपी को बहुत ज्यादा सीटें मिली थी और अहिरवाल में तो करीब करीब 90% सीटें मिली। और उसका मुख्य कारण यह था कि राव इंद्रजीत सिंह, जो आज भारतीय जनता पार्टी में हैं और पहले कांग्रेस में थे और जिनके पिताजी पहले हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं और एक कद्दावर नेता हैं, बल्कि राजा माने जाते हैं, एक कैप्टन अजय सिंह यादव और एक राव इंद्रजीत सिंह, ये दो मुख्य प्रतिद्वंदी नेता हैं उस क्षेत्र के, जिनकी अपनी अपनी क्षेत्र में तूती बोलती है और 6-7 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 5-6 बार के विधायक हैं। मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन इस बार जिस प्रकार का चुनाव हुआ, कहां पिछली बार 5.5 लाख वोट से जीते थे, इस बार 70-75 हजार वोट से जीते हैं। और उनका अगर सैनी साहब, जहां 2-3% सैनी आबादी है हरियाणा के अंदर, ये सोच के भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था कि ओबीसी कम्युनिटी है, ओबीसी कम्युनिटी वर्सेस जाट कम्युनिटी कर देंगे, ओबीसी कम्युनिटी को अपने साथ ले लेंगे। लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ी गलती कर दी, जो हरियाणा के अंदर ओबीसी कम्युनिटी है उसमें जो डोमिनेटिंग कास्ट है वो है यादव और गुर्जर। अब यादव बेल्ट के अंदर जहां पे भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, वहां के राजा राव इंद्रजीत सिंह को आपने नाराज कर दिया और उन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया, जबकि बाकी लोगों को जो उनसे बहुत जूनियर हैं उनको आपने कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। और राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी जो नाखुशी है उसको जाहिर भी किया। वो चाह रहे थे कि अपनी बेटी को विधायक बनाए और यहां तक डिक्लेयर कर दिया था कि अगर टिकट नहीं मिलेगा तो वो इंडिपेंडेंट लड़ेगी और जीत जाएंगी, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह की अपनी एक धाक है अपने एरिया में। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि अदिति राव को शायद भारतीय जनता पार्टी एक सिटिंग विधायक को हटा के उनको टिकट देने वाले हैं, क्योंकि उनको ये महसूस हो रहा है कि अगर राव इंद्रजीत सिंह नाराज हो गए तो जो एक इनका स्ट्रॉन्ग एरिया था अहिरवाल का, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी अगर पिछड़ी तो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। जो हुड्डा जी का क्षेत्र है वो पूरी तरह से आज के तारीख में, क्योंकि हुड्डा जी ने उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम कराया, चाहे सोनीपत हो, रोहतक हो, उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम कराया है। तो वहां की जो 25-30 सीटें हैं वो तो करीब करीब पूरी तरह से पक्की हैं कि कांग्रेस की तरफ जाएंगी। और ये वाला जो इलाका है जहां के पार्लियामेंट इलेक्शन में भी, बल्कि अगर आप विश्लेषण करेंगे किसको कितना वोट मिला और आम आदमी पार्टी के वोट को कांग्रेस का जोड़ेंगे, क्योंकि एक सीट जो छोड़ी गई थी कुरुक्षेत्र की, जो नवीन जिंदल साहब जीत गए हैं, वहां पे जो पहले कांग्रेस में थे, वहां पे भी अगर
वो परसेंट वोट आम आदमी पार्टी का 2% जोड़ दिया जाए कांग्रेस के वोट से, तो कांग्रेस के वोट बीजेपी से 2% 3% ज्यादा हैं। और ये पार्लियामेंट का इलेक्शन था, इस बार असेंबली का इलेक्शन है, लोकल इश्यूज का इलेक्शन है। और इसके बाद जो मोदी जी की छवि है वो गिरी है और राहुल गांधी की छवि बढ़ी है। राहुल गांधी ने जिस प्रकार किसानों से, हर प्रकार के, हर वर्ग और समाज के लोगों से संपर्क किया है, उनकी छवि बढ़ी है। और ये भी अब एक खत्म हो गया है, एक जो नोशन था कि भारतीय जनता पार्टी कैन नॉट बी डिफीटेड, और ये भी नोशन खत्म हो गया है कि कांग्रेस ने अपनी क्लियर लीडरशिप के सिग्नल्स नहीं दिए हैं। तो उसके हिसाब से ये बिल्कुल पक्का लग रहा है कि हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस का इंटरनल सर्वे है, जो बीजेपी का इंटरनल सर्वे है, और जो बताया जा रहा है जो सट्टे बाजार का सर्वे है, उसके अनुसार ये लगता है कि कांग्रेस को 60 सीटों के आसपास, 22-30 सीटें, 22-23 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, और बाकी जो सीटें हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल को और जजपा को और बाकी इंडिपेंडेंट्स को शायद मिल जाएं। लेकिन असली जो परीक्षण होगा वो ये देखा जाएगा कि जब टिकट का वितरण होगा, जब लोगों के भारतीय जनता पार्टी टिकट काटेगी, क्योंकि उनके अच्छा, फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक और गलती कर दी। किरण चौधरी जो चौधरी बंसीलाल की बहू हैं और 40-50 साल से कांग्रेस में हैं, बड़े बड़े पदों में विराजमान रही हैं, और उनकी बेटी भी चुनाव में सक्रिय हैं, उनको इस बार पार्लियामेंट का टिकट मिला नहीं, और असेंबली फिर उन्होंने क्या किया कि वो बीजेपी में चले गई 40 साल पुरानी अपनी विरासत को छोड़ के। और भारतीय जनता पार्टी ने एक और परेशानी क्रिएट कर ली, उनको राज्यसभा का टिकट दे दिया, जबकि वो जीत जाएंगी क्योंकि राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मेजॉरिटी है। लेकिन जो पुराने रामविलास शर्मा, पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के थे, जो 40-40, 50-50 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, अब उनके निराश होना स्वाभाविक है कि कांग्रेस से आए हुए एक व्यक्ति को आपने राज्यसभा भेज दिया और हम लोग देखते रह गए। यही स्थिति पंजाब के अंदर हुई, आपने रवनीत सिंह बिट्टू को राज्यसभा का टिकट दे दिया, जो खानदानी कांग्रेसी थे, उनके पिताजी, उनके बाबा जी, सब जिनकी वहां पे उग्रवादियों ने हत्या भी कर दी थी, चीफ मिनिस्टर थे और कांग्रेस में हमेशा से रहे, पिछली बार मेंबर पार्लियामेंट्री कांग्रेस की तरफ थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े और हार गए, उन्हें राज्यसभा भेज दिया। तो हर जगह अगर कांग्रेसियों को ही राज्यसभा भेजना है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी में अब कहीं ऐसा ना हो कि असेंबली में भी आप कांग्रेस से ले लेके लोगों को टिकट दे दे और हम लोग टापते रह जाएं। तो असली जो मजा आएगा, जो आनंद आएगा, जरा टिकट डिक्लेयर होने दीजिए, क्योंकि आकांक्षी तो बहुत ज्यादा कांग्रेस के अंदर भी हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है दे आर स्पेलिंग विन, उन्हें लग रहा है कि वो जीत रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर उतनी ही गुटबाजी है जितनी कांग्रेस के अंदर गुटबाजी, मतलब ये नहीं कहा जा सकता, जबकि गोदी मीडिया तो केवल हाईलाइट करेगा कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, लेकिन जितनी गुटबाजी यहाँ है उतनी ही गुटबाजी वहां है। अलग अलग गुट हैं, अलग अलग, ये भी गुटबाजी में ये भी नहीं है कि बीजेपी के लोग बीजेपी के गुट में हैं, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का भी एक दूसरे के गुट में शामिल होना, अंदर अंदर, बाहर बाहर चुनाव चाहे लड़ते रहें, लेकिन अंदर अंदर उनके गठबंधन अलग प्रकार के हैं। तो ये है हरियाणा की गतिविधि। मुझे लग रहा है कि हरियाणा जो सोचा था कि हरियाणा में शायद पोजीशन बेटर होगी, क्योंकि 5-5 सीटें बीजेपी कांग्रेस को मिली थी और महाराष्ट्र में बीजेपी की बहुत ज्यादा हालत खराब हुई थी, तो स्ट्रेटेजिकली जो सोचा गया था कि हरियाणा से शायद कुछ चांस बन जाए, मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा में ये उनकी जो एक कल्पना है वो काफूर हो जाएगी। 60 सीटें कम से कम कांग्रेस को मिलेंगी, कांग्रेस बहुत अच्छी तरह से जीतेगी, और भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान महाराष्ट्र के इलेक्शन में होगा। और जम्मू एंड कश्मीर में भी जो तस्वीर बन रही है, वहां भी कांग्रेस क्लियर मेजॉरिटी में आ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बहुत अच्छी मेजॉरिटी में आ रही है। तो दोनों राज्य के रिजल्ट्स महाराष्ट्र और झारखंड को एक प्रभावित करेंगे, और उसके बाद अगले साल जब बिहार के इलेक्शन होंगे उसको भी प्रभावित करेंगे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने पिछले 6 महीने के अंदर जो भी मूव्स किए हैं वो गलत पड़े हैं, और राहुल गांधी जिस प्रकार से अभी कश्मीर में उन्होंने एक अपना माहौल बनाया है, जब वो हरियाणा में आएंगे तो हरियाणा में भी देखना आनंदमय होगा, क्योंकि उन्होंने कमेरे वर्ग के साथ, उन्होंने हर समाज के लोगों के साथ, उन्होंने ट्रक ड्राइवर्स के साथ, 3 व्हीलर में चलने वालों के साथ, कुलियों के साथ, बढ़इयों के साथ, हर तरह के वर्ग के साथ जैसा संपर्क स्थापित किया है, उससे लगता है कि हरियाणा का चुनाव एक पूरा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को चेंज करने का चुनाव होगा। और उधर भारतीय जनता पार्टी में भी मंथन चल रहा है कि मोदी जी का रिप्लेसमेंट को कौन होगा। शायद इसीलिए मोदी जी विदेश यात्राओं पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और विदेश यात्राओं में जिसे हिंदुस्तान के गम वो भुला सकें। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।